हाय स्टूडेंट्स, इट्स मी इमरान अब्दुल्ला, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्लड डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो किसकी वजह से हों, ब्लड की वजह से हों। आप इन्हें ब्लड बोर्न डिजीज़ भी कह सकते हैं, आप इन्हें ब्लड प्रोडक्शन डिजीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी डिजीज़ हैं जो कि रिलेटेड टू ब्लड हैं। तो हमारे पास पहली डिजीज़ है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया नाम से ही जाहिर है, ल्यूकीमिया में ल्यूकोसाइट जो है वर्ड जाहिर होता है। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है। तो आई ए का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है कैंसर। ल्यूकीमिया का मतलब क्या होगा? कैंसर ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। इट मीन्स कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे टर्म वाइट ब्लड सेल से भी आप वाकिफ हैं, लेकिन एक कैंसर आपके लिए न्यू टर्म है। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या रैपिड सेल डिवीजन बाय माइटोसिस। यानी वाइट ब्लड सेल्स की वजह से वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनकी तादाद का एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाना। यानी वो अपनी मखसूस जो उनकी एक लिमिट है कि इतने टाइम के बाद इतने वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। वाइट ब्लड सेल्स तो ज़रूरत से ज़्यादा बनने लग जाते हैं, बट ऑल द वाइट ब्लड सेल्स आर एबनॉर्मल। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे ल्यूकीमिया। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन हमारे पास है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, बाय माइटोसिस। दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया। ठीक है जी। अब ल्यूकीमिया में जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। आगे उनकी फर्दर जो है वो 5 टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास एक टाइप हमारे पास न्यूट्रोफिल है, फिर बेसोफिल है, फिर इयोसिनोफिल है, फिर लिम्फोसाइट है और फिर मोनोसाइट है। तो हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने वाले जीन्स हैं बोन मैरो के अंदर, वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने वाले जीन्स कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो के अंदर। उनको हम क्या कहेंगे? माइलोजीनस सेल्स। डेफिनेटली सेल्स हैं, तो सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? जीन होता है। ठीक है, सॉरी, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। अगर माइलोजीनस सेल्स के जीन में म्यूटेशन हो जाए और वो म्यूटेशन ऐसी हो कि जिसके रिजल्ट में अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए ल्यूकोसाइट्स की, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ल्यूकीमिया। यानी इसकी काज क्या है? काज है ड्यू टू म्यूटेशन इन द माइलोजीनस सेल्स। और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि माइलोजीनस सेल्स जो है वो हम किसे कह सकते हैं? माइलोजीनस सेल्स कहते हैं बोन मैरो सेल्स को। ऐसे सेल्स जो कि बोन मैरो के हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो उन माइलोजीनस सेल्स के डीएनए में कोई ऐसी म्यूटेशन हो कि हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ दैट म्यूटेशन वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन एबनॉर्मल हो जाए, रैपिड हो जाए, तेज हो जाए, हम इसे क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। अब हमारे पास 5 टाइप की हमारे पास जो है वो ल्यूकीमिया बन सकती है। इयोसिनोफिलिक, मोनोसिटिक ल्यूकीमिया होगी, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होगी। ठीक है, और हमारे पास जितनी इसकी टोटल यानी कि 5 टाइप्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसकी हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं वो 5 होंगी। न्यूट्रोफिलिक, बेजोफिलिक, इयोसिनोफिलिक, लिम्फोफिलिक और हमारे पास मोनोसिटिक। ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि तमाम किस्म की आपको वाइट ब्लड सेल्स यानी हर किस्म की ल्यूकीमिया हो। आपको अगर न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस करने वाले जीन में अगर म्यूटेशन है तो आपको न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया होगी। अदरवाइज इयोसिनोफिलिक भी हो सकती है अगर इयोसिनोफिल प्रोड्यूस करने वाले जीन में म्यूटेशन है। इसी तरह हमारे पास आगे चलें तो लिम्फोसिटिक वाले जीन में म्यूटेशन है तो फिर लिम्फोसिटिक हो सकती है। इसी तरह अपना मोनोसिटिक जीन्स, मोनोसाइट प्रोड्यूस करने वाले जीन्स में म्यूटेशन है तो फिर मोनोसिटिक ल्यूकीमिया हो सकती है। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली आप कह सकते हैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपकी बुक ने इसका ट्रीटमेंट लिखा है उसका कोई 100% क्योर रेट नहीं है। जिसमें पहला क्या है कि हमने जो ब्लड है पेशेंट का वो रिप्लेस करना है रेगुलरली विद द नॉर्मल ब्लड। ठीक है जी, आपने जो पेशेंट का ब्लड है उसको नॉर्मल ब्लड के साथ रेगुलेट करना है, और ये 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद आपको करना पड़ता है। इंसान की बॉडी में 5-5.5 लीटर के अराउंड ब्लड है, तो इतना ब्लड एक पेशेंट के लिए जो है वो अरेंज करना मुश्किल है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। क्योंकि देखें ना, इशू कहाँ पे आ रहा है? माइलोजिनस सेल्स में, और माइलोजिनस सेल्स कहाँ पे? बोन मैरो के सेल्स हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे? बोन मैरो में है। आप पूरी की पूरी बोन मैरो ऐसे ट्रांसप्लांट कर लें जैसे लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, इसी तरह आप इसको ट्रांसप्लांट कर लें। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉस्टली ट्रीटमेंट है, प्लस इसका 100% क्योर रेट नहीं है। इस वजह से डॉक्टर इसको कोशिश करते हैं कि रिकमेंड ना करें। ठीक है, ये लास्ट स्टेज पे जाके ये ट्रीटमेंट माइट पॉसिबल के डिपेंड्स ऑन द डिस्कशन एंड डिसीजन ऑफ द टीम। वो जो डॉक्टर्स की एक टीम है वो जो डिसीजन लेती है उसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ होता है। उसके बाद हमारे पास थैलेसीमिया है। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको कूलेज अनीमिया कहा जाता है। जो इसका दूसरा नाम है, क्या कहते हैं इसे? कूलेज अनीमिया। नाम से जाहिर है। अनीमिया का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन रेड ब्लड सेल। कूलेज जो है वो नाम रखा गया है, इसका जो साइंटिस्ट था उसका नाम कूले था। ठीक है, तो अनीमिया का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्शन किसकी कम है? हमारे पास रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन क्या है जी? इंतहाई कम है। इस कम प्रोडक्शन की वजह से इंसान को क्या होता है? अनीमिया होता है, रिडक्शन इन रेड ब्लड सेल्स। अच्छा जी, रेड ब्लड सेल में रिडक्शन कैसे होती है? हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये एज अ माइक्रोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। साइट्स का मतलब होता है सेल। यहाँ पे कौन से सेल्स की बात हो रही है? रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है। रेड ब्लड सेल की एक नॉर्मल साइज है। माइक्रोसाइट का क्या मतलब है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें जो इंसान की बॉडी में जो बेबी प्रोड्यूस होता है, जो इन्फेंट है, याद रखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन में ऐड कर देता हूँ कि हमारे पास जो पहले मंथ से लेके 1 साल यानी 12 मंथ तक का बेबी होता है उसे हम इन्फेंट कहते हैं। 1 साल यानी 12 मंथ से लेके 14 साल तक का जो बेबी होता है उसे हम चाइल्ड कहते हैं, और इससे ऑनवर्ड हमारे पास जो है वो एडल्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये डिजीज़ किसकी है? ये न्यू बॉर्न इन्फेंट की डिजीज़ है, यानी जो न्यूली नौज़ायदा बेबी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डिजीज़ है। प्रॉब्लम क्या है उसमें? उस बेबी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो माइक्रोसाइट्स हैं। मतलब क्या है कि उनका साइज नॉर्मल रेड ब्लड सेल से क्या है? कम है। अब रेड ब्लड सेल में का साइज अगर नॉर्मली कम है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी क्या होगी? कम होगी। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करना। ऐसे कि अगर इसका साइज कम है, हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है तो हमारे पास क्या होगा कि उस बच्चे को सांस की प्रॉब्लम रहेगी। तो थैलेसीमिया बेसिकली क्या है? ऐसी डिजीज जिसमें इंसान को सांस का प्रॉब्लम रहता है। रीजन क्या है? वाइट ब्लड सेल्स की जो हमारे पास एक प्रोडक्शन है वो तो होती है, लेकिन नॉर्मल सेल का साइज जो है वो नहीं अटेन हो पाता, सेल का साइज छोटा होता है। अच्छा, इसकी कुछ सिम्टम्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसकी सिम्टम्स। सबसे पहले हमारे पास ब्रीथ शॉर्टनिंग होती है। ठीक है, जो भी पेशेंट होगा उसका सांस का प्रॉब्लम होगा, ब्रीथ शॉर्टनिंग। उसके बाद हमारे पास उसकी जो स्किन है वो डार्क होना शुरू हो जाती है, और उसकी जो बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका भी हमारे पास, इसकी अगर हम काजेस की बात करें तो बेसिकली ये क्यों होता है? अब ये हो रहा है किसको? नौज़ायदा बच्चे को।
याद रखिएगा, बेबी जो लाइफ गुजार के आया है मदर के पेट के अंदर, वो उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ है। उसने 3 ट्राइमेस्टर गुजारे हैं, 9 मंथ उसका जो है वो गेस्टेशन पीरियड था, उसने 3 ट्राइमेस्टर गुजारे हैं। हमारे पास जो पहला ट्राइमेस्टर है 1 से लेके हमारे पास 3 मंथ तक, यानी 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक, उस वक्त उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन थी उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। ठीक है, उस वक्त हम उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। इसी तरह जो 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक थी उसे हम कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जिस वक्त वो पैदा हो गया तो फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर। ये प्रॉब्लम कब आता है, मैंने कहा कि फीटल हीमोग्लोबिन आफ्टर बर्थ किस में कन्वर्ट होती है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में। और ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है, अगर आफ्टर बर्थ ये एडल्ट हीमोग्लोबिन में अगर ये कन्वर्ट ना हो तो इंसान को क्या होता है, थैलेसीमिया। ठीक है जी, ये फीटल हीमोग्लोबिन फीटस जो है वो जो मदर के पेट के अंदर 3 से 9 मंथ के अंदर जो बेबी है वो प्रोड्यूस वो इसको यूज करता है। बेसिकली फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने की, ऑक्सीजन को बाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन से कहीं ज्यादा है। लेकिन देखें, ये भी 4 चेन होती है, ये भी क्या होती है, 4 चेन। रीजन क्या होती है, इसकी जो बीटा चेन है वो शॉर्ट इन लेंथ होती है। क्या होती है जी, शॉर्ट इन लेंथ। ठीक हो गया। आपने पढ़ा हुआ है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है कि इस एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर 4 चेन्स होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। इसके अंदर भी 4 होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। अब इसकी जो बीटा चेन है वो स्मॉल इन लेंथ होती है, इस वजह से अगर तो वो कन्वर्ट हो जाए एडल्ट हीमोग्लोबिन में तो इंसान ठीक होता है, अदरवाइज इंसान को क्या होता है, हमारे पास थैलेसीमिया हो जाता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकला कि फीटल हीमोग्लोबिन अगर कन्वर्ट नहीं होती एडल्ट हीमोग्लोबिन में आफ्टर बर्थ तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोसाइट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास ऑक्सीजन पूरी नहीं होती टिश्यूज, अगर बच्चे को सांस का प्रॉब्लम होता है। और इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल वही है जो किसका ट्रीटमेंट है, वो ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, ओडीमा। ओडीमा के अंदर हमारे पास क्या चीज आएगी, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, ठीक है जी, टिश्यू फ्लूइड, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड इन द बॉडी इज कॉल्ड ओडीमा। जैसे इंसान के पेट में या इंसान के जो है वो सेल्स में या टिश्यूज में पानी भर जाए और इंसान की बॉडी स्वेल कर जाए, जैसे कोई इंसान डूब जाए ना, जब उसको निकाला जाता है तो उसकी बॉडी में पानी भरा होता है तो वो स्वेल हो जाता है। इसी तरह नेचुरल तौर पे इंसान की बॉडी के अंदर जो है वो टिश्यू फ्लूइड जमा हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, ओडीमा कहते हैं। और हमारे पास ओडीमा जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स का है, हम इस पे जो है डिस्कशन कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर ओडीमा और एक को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर ओडीमा। ठीक है जी, इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है, सेल के अंदर। ठीक है, पानी का सेल्स के अंदर दाखिल होना। ठीक है, कौन से प्रोसेस से दाखिल होना, ओस्मोसिस से। कौन से प्रोसेस से दाखिल होना, ओस्मोसिस से। जैसे सेल्स के अंदर पानी दाखिल होगा जरूरत से ज्यादा तो सेल्स क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे और इंसान की बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, स्वेल करना शुरू कर देगी। और इसकी पहली काज क्या होगी, इंट्रासेलुलर ओडीमा की पहली काज क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से या ओस्मोसिस की वजह से पानी का सेल्स के अंदर एंटर हो जाना। उसके बाद जो इसकी दूसरी रीजन है, जैसे ही पानी अंदर एंटर होता है तो जो मेटाबॉलिज्म है वो डिप्रेस हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म काम करना कम कर देता है या खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो टिश्यूज हैं
उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलती और न्यूट्रिशन भी नहीं मिलती, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रहा। न्यूट्रिएंट्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह होती है। तो जैसे ही पानी दाखिल हुआ तो मेटाबॉलिज्म भी स्टॉप हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉपिंग मेटाबॉलिज्म हमारे पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी सेल्स को मिलना खत्म हो गए। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर ओडीमा। इसके अंदर क्या है कि पानी उधर क्या हो रहा था, सेल्स के अंदर दाखिल हो रहा था। इधर क्या है कि पानी सेल्स के अंदर से या मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर से बाहर आ जाता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास ये बहुत सारे टिश्यूज हैं, ये टिश्यू किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को। और इन टिश्यूज के दरमियान क्या होगा? फ्लूइड होगा, जिसको हम डेफिनेटली ये फ्लूइड टिश्यू के दरमियान है तो हम क्या कहेंगे? टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। अगर सेल्स के अंदर से पानी बाहर निकल आए तो टिश्यू फ्लूइड क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। टिश्यू फ्लूइड बनता कैसे है? आप लोगों को पता है कि इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड के साथ इन कांटेक्ट कौन सी चीज होती है? कैपिलरीज। कौन सी चीज इन कांटेक्ट होती है? कैपिलरीज इन कांटेक्ट होती है। जब कि आपको पता है कि जो भी चीज कैपिलरी से निकलती है टिश्यू फ्लूइड में जाती है, और टिश्यू फ्लूइड से निकलती है और कहाँ जाती है? वो सेल के अंदर जाती है, जो यूजफुल चीज होती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेल के अंदर से निकलता है, टिश्यू फ्लूइड में आता है, और टिश्यू फ्लूइड से निकलता है और कहाँ जाता है? कैपिलरी में। आप देखें जो टिश्यू फ्लूइड है वो डाइल्यूट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास कि भाई ये जो लीकेज हो रही है किसके अंदर से? जो नॉर्मल लीकेज है कैपिलरी से, इसको हम क्या कहेंगे? ब्लड कैपिलरी कहेंगे। जो लीकेज हो रही है ये एबनॉर्मल हो जाए, क्या हो जाए? इसकी काजेस क्या होंगे हमारे पास? एबनॉर्मल लीकेज फ्रॉम ब्लड कैपिलरी। ठीक है जी। उसके बाद ये जो एबनॉर्मल लीकेज होती है इस चीज को वापस रिटर्न कौन करता है ब्लड के अंदर? वो होता है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। अगर लिम्फेटिक सिस्टम की क्या हो जाए? फेलियर हो जाए, फेलियर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। मैंने कहा कैपिलरी के अंदर से एबनॉर्मल ब्लड जो है वो मटेरियल निकले और टिश्यू फ्लूइड में आ जाए तो टिश्यू फ्लूइड डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब इस चीज को वापस किसने करना है? लिम्फेटिक सिस्टम में, वो भी क्या हो जाए? खराब हो जाए। और लास्ट वन रीजन हमारे पास जो इसकी है वो ये है कि हमारे पास रिटेंशन ऑफ साल्ट्स बाय किडनीज। ठीक है। अगर किडनीज जो है वो साल्ट्स को बॉडी से बाहर ना निकालें, अपने अंदर रख लें, तो किडनीज के पास साल्ट्स की अमाउंट ज्यादा होगी। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जहां पे साल्ट्स की तादाद ज्यादा हो वहां पे किसकी तादाद कम होती है? वाटर की। तो हमारे पास जो साल्ट्स हैं, अगर किडनी जो है वो इसको रिटेन कर ले यानी अपने अंदर रख ले, तो ये ऐसा कब हो सकता है? जब किडनी फेलियर हो। तो ये जो इधर से हमारे पास 3 काजेज इंट्रासेलुलर एडिमा की हैं और ये काजेज किसकी हैं? एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा की हैं। तो अब तक के लिए हमारे पास जो है वो ब्लड डिसऑर्डर में इतना ही। तो मजीद जो है वो जो हमारा टॉपिक अगला है वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।